नमस्कार और आप देख रहे हैं ESM इन्फो क्लब। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि डिफेंस पेंशन में बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है लास्ट 2 इयर्स में, और ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो कि आपका जो अधिकार है उसको छीन रहा है। जो लेजिटिमेट राइट्स है आपका, उस राइट्स को कट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आपका जो लेजिटिमेट राइट्स है रिलेटेड टू पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट, जो डिफेंस पर्सनल है जो बॉर्डर पे गोली खाते हैं, उन्हीं का पेंशन को कट किया जा रहा है, उन्हीं का पेंशन को रोका जा रहा है। क्या वो मुद्दे हैं, गवर्नमेंट का नज़रिया क्या है, गवर्नमेंट के एम क्या है, क्यों ऐसे होने जा रहा है, और आपके लिए खुशी की खबर क्या है, आपके लिए पॉजिटिव थिंग्स क्या है, वो भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज इसमें देखेंगे न्यू रूल्स ऑफ मिलिट्री पेंशन 2025। आज के डेट में अगर आप पेंशन जा रहे हैं या फिर पेंशन आप आ चुके हैं या फिर पेंशन जाने वाले हैं, तो आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जो खास पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ CAG। देखिए, CAG एक अथॉरिटी है जो कि डिफेंस पेंशन, सिविल पेंशन, जो भी स्टेट्स का, कंट्री का जो भी खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक फंड का जो भी खर्च है, वो सारे खर्चे जो है ऑडिट करते हैं। और ऑडिट में ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आया हुआ है। और क्या ऑब्जर्वेशन था और आपका पेंशन पर उसका क्या इफेक्ट है, एक एक करके देखेंगे। देख सकते हैं आप कि डिफेंस पेंशनर आर अंडर द स्कैनर ऑफ CAG। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि आपको जो PCD से पेंशन मिलता है, डिफेंस पेंशन अकाउंट जो आपको पेंशन देते हैं, ये पेंशन ऑडिट भी होता है। आपका खाते में 1 रुपया भी आ रहा है तो ये लेजिटिमेट है या नहीं है, आपको ठीक से पेमेंट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, चाहे वो बैंक का थ्रू आ रहे हैं, किसी भी चैनल का थ्रू आ रहे हैं आपके पास, पर उसका ऑडिट होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्री ऑडिट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पोस्ट ऑडिट होता है। तो प्री हो या पोस्ट हो, ऑडिट तो होता ही है। और वही ऑडिट जो करते हैं उस अथॉरिटी का नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो CAG का स्कैनर में आपका पेंशन है। अगर आप गलत पेंशन ले रहे हैं तो CAG पकड़ लेगा। आपको गलत पेंशन दिया PCD ने, तब भी CAG पकड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग पेंशन, 33 लाख लोग कम से कम डिफेंस पेंशन अथॉरिटी से पेंशन ले रहे हैं, तो सबका एक एक करके पेंशन देखना पॉसिबल नहीं होता है। टेस्ट चेक में कुछ केसेस आ जाते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकलता है तो उसके एवरेज मान के फिर बाकी का ट्रीटमेंट होता है। तो इसी में अनऑथराइज्ड ग्रांट ऑफ पेंशन पकड़े जाते हैं। पर इस पर पकड़े जाने पर आपके लिए क्या लॉस की बात क्या है, आपके लिए डर की बात क्या है। देखिए, आप सोल्जर्स हैं, ठीक है, आपके लिए रूल्स रेगुलेशन जानना पॉसिबल नहीं है। आप फील्ड में रहते हैं, आपके पास ये सब चीज़ अवेलेबल ही नहीं रहता है। अगर यूनिट में है तो ज़्यादा से ज़्यादा हेडलॉक तक है, ठीक है, GSO लेवल तक है, उससे नीचे वालों के पास पेंशन रूल्स तो पहुंचता ही नहीं। पर आज का दिन जो मीडिया का ज़माने है, तो आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप कोई भी सर्च करके पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 डाउनलोड कर सकते हैं। ये DSW का वेबसाइट में अवेलेबल है। और दूसरा क्या है, ERNGMO, अभी पहले जो 2008 था, अभी रिवाइज हुआ है 2023 का, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जानकारी की बात है। पर जानकारी नहीं होगा तो क्या आपको पेंशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पर CAG का ऑब्जर्वेशन जब से आया हुआ है तब से पेंशन कट होते जा रहे हैं। और अभी एक ऐसे जगह पर पहुंच गया, आपका पेंशन लेजिटिमेट है, आपको बॉर्डर में गोली लगा हुआ है, तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आप इस समय, आपका हो सकता है कि 20% से कम डिसेबिलिटी हो, 19% हो, तो आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी यू विल नॉट गेट ए सिंगल पेनी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या था कैग का, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज़ आइटम है, आप ये पिछले साल का है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये मेडिकल डाउनग्रेड फॉलोइंग ए डिसेबिलिटी एंटाइटल्स ए सोल्जर टू बेटर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर कोई सोल्जर
डिसेबिलिटी का साथ रिटायर होते हैं तो उसको एक बेटर डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। ऑन एन एवरेज फॉर द सेम रैंक ए डिसेबिलिटी पेंशन कैन बी 20% टू 50% मोर देन ए नॉर्मल वन। नॉर्मल जो पेंशन मिलता है, अगर आप मेडिकल के साथ आते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन लेके आते हैं, तो आपका पेंशन कम से कम 20 से 25% तक बढ़ोतरी होता है और उसमें इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। ये भी एक सुविधा है। पर इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या बताया जा रहा है। एक द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG हैज आस्क्ड द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री टू कैरी आउट एन एनालिसिस ऑफ द रीजंस ऑफ डिसेबिलिटी अमंग सोल्जर्स ऑन द बैक ऑफ इट्स फाइंडिंग दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ ऑफिसर्स and 18% of personnel below officer rank PBOR who retired every year are drawing disability pension। कैग का ये कहना है कि कम से कम 40% ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, वहीं 18% ओवर जैसे ओवर वो भी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। ठीक है, जवानों का तो मान सकते हैं, जवान एक वर्सटाइल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हो सकता है इंजरी कभी होता है, कभी डिजीज़ हो गया, कभी कहीं पे हेल्थ कंडीशन का वजह से हो गया, बहुत सारे रीजंस होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है। पर ऑफिसर्स जिनके लिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है, उनके लिए स्पेशल ऑफिसर्स मेस है, उनका काम के लिए हेल्पर्स है, अच्छे से सैलरी मिल रहा है, उनको कोई राशन वर्किंग कुछ भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी 40% ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन कैसे ले रहे हैं। ये था ऑब्जर्वेशन कैग का, मेरी बात नहीं है, मैं कैग की बात कर रहा हूँ। कैग ने ये कहा, तो जब कैग ने ये कहा, इस पर क्या है, एक स्टडी टीम का गठन हुआ डिफेंस मिनिस्ट्री में और डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसेबिलिटी पेंशन को रेगुलेट करने के लिए क्या लेके आया, ER&GMO 2023, जो कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। 21 सितंबर 2023 को ये लागू हुआ और इसमें ये बताया गया कि एग्जिस्टिंग जो भी पेंशन ले रहे हैं वो ऐसे लेते रहेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आगे जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो आने वाले जो पेंशनर्स है, जो पेंशन लेंगे, उनको GMO 23 मानना पड़ेगा। और GMO 23 में क्या है वो एक एक करके आगे का जो स्लाइड्स में बताएंगे। पर GMO 23 जब आप देखेंगे, इसके साथ साथ पेंशन रेगुलेशन 2008 ये भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, तभी आप पूरा जो चीज़ है वो समझ सकेंगे। तो दोनों चीज़ों का जो एक कम्बिनेशन है उसको लेकर के बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे आज के इस वीडियो में, देखिए डिसेबिलिटी पेंशन रूल्स देखेंगे, इनवैलिड पेंशन का लेटेस्ट रूल्स देखेंगे, इम्पेयरमेंट रूल्स का डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें पाएंगे और अपडेट्स एंड इम्पैक्ट ऑन सोल्जर्स, ये सभी का क्या है ये भी आप देखेंगे। अब सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वेटरन्स के लिए कि डिसेबिलिटी पेंशन रूल्स है। डिसेबिलिटी पेंशन आमतौर पे जो बोलते हैं वो नेचुरली 3 तरह का होता है। क्या है, एज पर GMO 2023 3 तरह की है। एक है डिसेबिलिटी पेंशन जिसका 2 एलिमेंट भी है, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट और एक सर्विस एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट इक्वल टू सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड योर एमोलमेंट्स। इनवैलिड पेंशन, जब इनवैलिड होते हैं तो उस समय अगर आपका डिसेबिलिटी एने है तो इनवैलिड पेंशन मिलता है। और भी क्राइटेरिया है, आगे जाके बात करेंगे। तीसरा क्या है, इम्पेयरमेंट रिलीफ। इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या है कि अगर आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड है, मिनिमम 20% है, पर रीजन फॉर डिस्चार्ज इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या है, आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप नेचुरली जो नॉर्मल जो रिटायर होते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करके, जो कि ज़्यादातर ऑफिसर्स लोग होते हैं और उनके लिए ही ये ऑब्जर्वेशन था कि 40% ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेके आया कि उन्हें अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या है, सेम डिसेबिलिटी पेंशन का जैसे ही कैलकुलेशन है, पर ये रिलीफ है इसलिए इसके ऊपर रिलीफ स्क्वायर नहीं लगेगा, यानी कि डियरनेस रिलीफ इसमें नहीं मिलेगा, ये पेंशन नहीं है। ठीक है, इसका डिटेल में और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फौज से किस किस तरीके से
सोल्जर्स रिटायर होते हैं, चाहे वो सोल्जर हो या ऑफिसर हो। देखिए इसमें टोटल 5 तरह का रिटायरमेंट होता है। सबसे पहला क्या है, इनवैलिडेट आउट IMB बाय हॉस्पिटल अब्लिक मेडिकल बोर्ड। आपको कोई बीमारी है, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए और डॉक्टर ने कहा नहीं आप जो है अभी फौज का काम करने का लायक नहीं है, आपको घर भेजा जा रहा है। ये होता है सिंपल लेमैन का जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में मैंने बोला इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस या IMB आउट कहते हैं। ये एक तरह का हो गया। सेकेंड क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी है परमानेंट नेचर का हो गया। और इस समय अभी पिछले वीडियो में मैंने बात किया कि अगर आपका LMC लो मेडिकल कैटेगरी लगातार 4 साल लगेगा परमानेंट, तो आपका फॉर लाइफ हो जाएगा। और जब फॉर लाइफ होगा RIAB एक बोर्ड बैठेगा और वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि आपको फौज में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। बोर्ड अगर ये डिसाइड करते हैं कि आपको नहीं रखा जाएगा तो आपको घर जाना पड़ेगा। बोर्ड अगर डिसाइड करते हैं कि आप रहेंगे तो आपको रखा जाएगा और आपका जो भी एप्लीकेबल जो कंपनसेशन है यानी कि इम्पेयरमेंट रिलीफ अगर आपको मिलने का है तो आपको मिलेगा। आप अगर ऑप्ट करते हैं तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा, क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। तीसरा क्या है, तीसरा टाइप का जो है वो क्या है कि अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टेड अपॉइंटमेंट। ठीक है, इस टाइप का है कि आपका परमानेंट कैटेगरी हो गए और यू आर नॉट विलिंग टू सर्व फर्दर इन आर्म फोर्सेस, तो इस सिचुएशन में भी आपको घर भेजा जाता है। चौथा क्या है, ऑन कंप्लीशन ऑफ कलर्ड सर्विस, पूरा सर्विस करके जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट, आपका घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर और कोई रीज़न होगा, आप एप्लीकेशन देके कि मैं और नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, इस तरह से आप घर जा रहे हैं। तो ये सभी तरीके हैं फौज से रिलीज़ होने का। अब देखते हैं कि पेंशन रेगुलेशन के हिसाब से पेंशन का जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू पेंशन रेगुलेशन 2008 2021 तक अपडेट भी हो चुका है। एंड ER and GMO 2023 डिसेबिलिटी पेंशन एंड इनवैलिड पेंशन इज एप्लीकेबल टू इनवैलिडेट आउट केसेस ओनली। देखिए पहले क्या था, आप अगर रिटायर होते, इनवैलिड होते, प्रीमेच्योर जाते, आपको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज था। पर अब ये चीज़ चेंज हो गया। अब बोले डिसेबिलिटी पेंशन आपको तब मिलेगा अगर आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हुए हैं। एज पर आइचको ऑफ MOD रेगुलेशन 95 इज लाइकली टू बी अमेंडेड सून। 95 में कुछ और है, ठीक है, रेगुलेशन 95 वो कुछ और ही है। अब देखिए और भी जो प्रोविजंस क्या है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज आर टू बी ट्रीटेड एज इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस। वहाँ तो बोल दिया कि डिसेबिलिटी पेंशन आपको तब मिलेगा अगर आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस है, पर इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस कब माना जाएगा, इसमें भी कंडीशन देखिए। फर्स्ट कंडीशन, आप IMB इनवैलिडेट आउट ऑफ मेडिकल बोर्ड, अगर आपका हॉस्पिटल आपको घर भेज रहा है, एक। दूसरा क्या है, आपको किसी तरह का सेल्टेड अपॉइंटमेंट ना दे करके घर भेजा जा रहा है, या फिर अभी का जो RIAB है, ठीक है, RIAB करके आपको घर भेजा जा रहा है, या फिर आपको सेल्टेड अपॉइंटमेंट दिया गया था और अब विड्रॉ करके आपको घर भेजा जा रहा है क्योंकि आप LMC परमानेंट है। तो ये सब जो रीज़न है, एक तो है कि मेडिकल बोर्ड भेज रहे हैं और दूसरा आपका कमांडिंग अफसर भेज रहे हैं, सिंपल सी बात है, और मेडिकल ग्राउंड। ये दोनों ही केसेस को इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। और इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस अगर है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग अदर कंडीशंस। तो अदर कंडीशंस क्या है वो भी बताएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, पहले क्या था कि अगर सेल्टेड अपॉइंटमेंट एनुलिंग करते हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी है वो माना जाता था इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस, डीम टू बी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस। पर इस समय जो जुलाई 2024 से नहीं माना जा रहा है क्योंकि ये डिसीजन है GMO 2023 का ऊपर बेस करके, ठीक है। अब देखिए कि आपको अगर सर्विस पेंशन लेना है तो कितना साल सर्विस होना चाहिए मिनिमम, जैसे उस वर्ग के लिए 15 ईयर्स होना चाहिए। पर डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए ऐसी कोई सर्विस लिमिट नहीं है। आपका सर्विस 1 दिन है तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है। और वो जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका 2 एलिमेंट भी होता है। मान लीजिए कोई रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में गया, ठीक है, और 2 साल ट्रेनिंग करते करते उनका पैर में चोट लगा और बोर्ड आउट हो गया, तो उनको कौन सा पेंशन मिलेगा,
उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, जिसमें 2 कंपोनेंट होगा, एक डिसेबिलिटी कंपोनेंट, एक सर्विस एलिमेंट। तो सर्विस एलिमेंट मतलब सर्विस पेंशन, यानी कि 50% ऑफ लास्ट पे। तो दोनों मिलाकर के जो पेंशन होता है लगभग एक हवलदार का जितना पेंशन है उतना हो जाता है। यह डिसेबिलिटी पेंशन का सिंपल सी डिस्कशन। अब देखिए डिसेबिलिटी पेंशन कब एडमिशन है, एडमिसिबल कब है, ये डिस्कस करेंगे। देखिए डिसेबिलिटी पेंशन आपको तब एडमिसिबल है अगर आप ये सारी कंडीशन, डिसेबिलिटी शुड बी एट्रीब्यूटेबल ऑब्लिक एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? जब आरएमबी होता है तब। दूसरा क्या है, आपका डिसेबिलिटी मिनिमम 20% होना चाहिए, पर पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था, 1% भी होगा इनवैलिड आउट ऑफ केस में तो 50% में उसको ब्रॉडबैंड होता था। अब क्या 20% होना चाहिए, तभी ब्रॉडबैंड होकर के 50% होगा, अदरवाइज आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। मस्ट बी IMB आउट ऑब्लिक शेल्टर अपॉइंटमेंट नॉट ग्रांटेड बाय यूनिट, ये कंडीशन होना चाहिए, इनवैलिड होना चाहिए। ओके। और चौथा क्या कंडीशन कि नो मिनिमम सर्विस लेंथ रिक्वायर्ड, आपका सर्विस 1 दिन भी होगा तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। अब इसका अमाउंट क्या है? देखिए अमाउंट ये है कि अगर आपको 100% डिसेबिलिटी है तो आपको 30% ऑफ एमोलमेंट्स, यानी कि आपका जो पे है, बेसिक पे, MSP और क्लास पे, इन तीनों को जोड़ करके जो आता है अमाउंट उसे एमोलमेंट्स कहते हैं, उसका 30% आपको मिलेगा। अगर आप 100% डिसेबल है तो 50% है तो उसका आधा मिलेगा। अब देखते हैं कि इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या है। देखिए इम्पेयरमेंट रिलीफ एक ऐसी एलिमेंट है जो पहले इंडियन आर्म फोर्सेस में नहीं था और अब ये नई चीज़ें लागू हुआ है। कहने को तो GMO 23 में बताया गया कि इम्पेयरमेंट रिलीफ सेम एज डिसेबिलिटी पेंशन, पर ऐसे नहीं है। इम्पेयरमेंट रिलीफ में और डिसेबिलिटी पेंशन में काफ़ी फर्क है। फर्क क्या है? इम्पेयरमेंट रिलीफ में क्या है कि डिसेबिलिटी आपका एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड तो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? 20% होना चाहिए मिनिमम एट द टाइम ऑफ RMB। थर्ड कंडीशन क्या है? मस्ट बी रिटायर्ड आफ्टर फुल सर्विस और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। इम्पेयरमेंट रिलीफ उनको मिलता है, मस्ट बी रिटायर्ड, आप पूरा सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं या फिर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं। ओके। और नेक्स्ट क्या है कि 30% ऑफ एमोलमेंट्स होगा आपका 100% ऑफ डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट, वो जैसे डिसेबिलिटी पेंशन का था, पर फर्क इस तरफ इतना है कि इसमें आपको DR नहीं मिलता है। तो ये इम्पेयरमेंट रिलीफ सिंपल की बात है। पर इस समय देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों को बिलो 20% ही मिल रहा है ताकि गवर्नमेंट को इम्पेयरमेंट रिलीफ हो या डिसेबिलिटी पेंशन ना देना पड़े। ये मैं प्रैक्टिकल हकीकत बता रहा हूँ। जो सेम डिजीज सेम कंडीशन, वही जो 2023 में 22 में या इससे पहले जो भी रिटायर हुए उनको 50% मिला है, आपका अभी 5% 6% मिल रहा है, ये हकीकत है। अच्छा, अब आते हैं कि तीसरा टाइप का जो मेडिकल पेंशन है वो है इनवैलिड पेंशन। कब एडमिसिबल है? इनवैलिड पेंशन तब आपको एडमिसिबल है जब डिसेबिलिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। इसमें कोई मिनिमम डिसेबिलिटी का परसेंटेज का जरूरत ही नहीं है। और क्या है, ये IMB आउट होना चाहिए या फिर आपका कमांडिंग अफसर शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं ग्रांट करना चाहिए, क्योंकि ये भी IMB में काउंटेड है। और मिनिमम 10 साल सर्विस इन जनरल होना चाहिए, पर 10 साल से कम वाले को भी मिलता है अगर फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री बोथ द सर्विसेज। अब इनमेट पेंशन का जो कैलकुलेशन क्या है, 50% ऑफ एमोलमेंट्स। तो ये सिंपल सी इनमेट पेंशन का बारे में था। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इनवैलिड पेंशन, इम्पेयरमेंट रिलीफ और डिसेबिलिटी पेंशन का ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सिंपल सा रूल्स एंड रेगुलेशन है। इस पर अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर एवरी संडे 8:30 PM हम रहते हैं लाइव सेशन में। वहाँ लाइव आप क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, आप क्वेश्चन करेंगे, लाइव में आपको बता दूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका जो भी सोल्यूशन है हम बता देंगे रिलेटेड टू मिलिट्री पेंशन, नॉट ओनली डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री पेंशन और वेलफेयर के मैटर में कोई भी अगर आपको डाउट है, जो भी हमें पता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को बेसिस करके ही हम जो है जवाब देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने स्टडी किया पिछले 30 ईयर्स से। मैं स्टडी कर रहा हूँ, पिछले 30 साल से मैं मिलिट्री रूल्स रेगुलेशन और ख़ास करके पेंशन रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड, ठीक है, वेलफेयर रिलेटेड जो मैटर है वो मैं डील कर रहा हूँ, क्योंकि बाय ट्रेड में शुरुआत में क्लर्क था,
ठीक है। और रिटायर करके भी कई साल हो गया और तब से तो बहुत टाइम ही टाइम है, यही सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं और जितना हो सकता है आप लोगों का मदद करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये इसी तरह का जो वीडियोस है हमारी से जो चैनल है इसमें मिलता है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और बने रहिए। हमारे इस चैनल में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है जो कि और कहीं पर ऐसी नहीं मिलता है। बने रहिए हमारी इस चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।